हेलो फ्रेंड्स, तो BFM यूनिट 2 मॉड्यूल 1 बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था, रिस्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को समझा था। तो आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क से। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ये इसको हम अदरवाइज क्या बोलते हैं, गैप रिस्क भी बोलते हैं। और ये कब राइज होता है, जब आपका इंटरेस्ट रेट में क्या हो, एडवर्स मूवमेंट हो। आज के टाइम में हम बात करें तो एफडी जो है, एफडी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आज के टाइम में आप देखेंगे एफडी पे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट पे 3% हो गया है, 3.5% हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं ये रिस्क क्या हो रहा है, आपका एसोसिएट कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। और जो बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, बैंक की जो बोरोइंग्स है, बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, उस पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। So the increasing capital flows in the global financial market by the day, the economic disparity between nations and the increased use of interest rate as a regulatory tool। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका कैपिटल फ्लो क्या हो रहा है, डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही है, कोई अमीर बहुत अमीर बनते जा रहा है, कोई देश बहुत अमीर बनते जा रहा है, कोई देश बहुत गरीब होते जा रहा है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन नेशंस एंड द इंक्रीज यूज ऑफ, और इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, एक पैरामीटर बन गया है जो हम पॉलिसी लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जैसे हम आज के टाइम की बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट वो क्या है, जो बैंक लेंड करती है वो रेपो रेट पे करती है। तो जब रेपो रेट पे वो लेंड कर रही है, तो जब भी आरबीआई रेपो रेट को चेंज करेगी, उसको वैरी करेगी, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, इट इज बीइंग नाउ यूज्ड एज ए रेगुलेटरी टूल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल। मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल मतलब आपका जो इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारे को कहीं ना कहीं ये क्या करती है, डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब यहाँ पे क्या है, वाइल इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस बैंक बाइज एंड सेल करेंसीज। बैंक क्या करती है, करेंसी बाई करती है, सेल करती है, किस पे, स्पॉट पे या फॉरवर्ड वैल्यू पे। स्पॉट क्या होता है, T+2, फॉरवर्ड ग्रेटर दैन T+2। बोरोज एंड लेंड्स फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसी वो बोरो भी करती है, लेंड भी करती है। बोरो किससे करती है, जो जिनके पास इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, और लेंड किसको करती है, जिसकी इकोनॉमी काफ़ी पुअर है। अगेन इट इंटर इनटू स्वैप फ्यूचर्स और ऑप्शंस। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में स्वैप फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं। सो अगेन इट इंटर्स इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो ऑलवेज पॉसिबल टू मैच इट्स फॉरवर्ड परचेज एंड सेल्स। और ये हमेशा प्रैक्टिकल भी नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जो हम परचेज और सेल्स कर रहे हैं फॉरवर्ड वैल्यू पे, उसको हम हमेशा मैच कर सकें। सो इट अगेन क्रिएट्स अ mismatching between the assets and liabilities. So this mismatch is referred to as what? This mismatch is referred to as gap. So these gaps are to be filled by the bank by paying, receiving appropriate forward differences or resorting to other interest rate derivatives. So the forward differences are thus a function of interest rate. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, the forward differences से वो क्या है, वो interest rate का function है। तो इस तरीके से आपका interest rate risk। Next, interest rate risk also occurs when different bases of interest rate are applied to assets and corresponding liabilities. Again, with the integration of foreign exchange and money market, the dealer manage interest rate risk frequently by undertaking appropriate swaps. Again, ये सारा जब डेरिवेटिव हम चैप्टर रीड करेंगे तो वहाँ पे जब हम स्वैपिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि और चीज़ें ये जो हैं ये क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिस्क में, ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में क्या है कि बीइंग ए क्रिटिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशनल रिस्क इज अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क दैट शुड बी मैनेज बाय द डीलिंग रूम। इट मे अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ऑपरेशनल रिस्क में क्या है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। या तो आपका IT सिस्टम क्या हो रहा है, डिफंक्ट हो रहा है, या इंटरनल कंट्रोल आपका क्या हो रहा है, लूज कर रहे हैं, या फिर जो ह्यूमन एरर है उसके कारण क्या हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हो गए, दैट कुड लीड टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो ये क्या होगा, इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं जो ऑपरेशन रिस्क बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका लीगल रिस्क।
लीगल रिस्क की अगर हम बात करें, सो इट अराइजेज व्हेन इट ट्रांसपायर्स द काउंटर पार्टी विद हुम द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन अंडरटेकिंग। तो लीगल रिस्क कब अराइज होता है? व्हेन इट ट्रांसपायर्स द काउंटर पार्टी with whom the transaction has been undertaking does not have the legal or regulatory authority to enter into such transaction। तो ये सपोज कीजिए, एग्जांपल देते हैं हम, कंपनी एक्ट 2013। सपोज कि कोई कंपनी है, उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए एंड एओए, तो उसने क्या किया, अपने एमओए में ये मेंशन किया कि हम बैंक से लेंडिंग फैसिलिटी नहीं ले सकते, या उसने इसका जिक्र नहीं किया, और वो क्या हो गया, वो बैंक अप्रोच किया और बैंक ने अनजाने में उसको लोन कर दिया। अब उसके पास एज पर कंपनी एक्ट वो क्या है, एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए, लेकिन वो लोन इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लीगल रिस्क आ गया कि कल की डेट में अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक इज एसोसिएटेड विथ लीगल रिस्क। इन अदर वर्ड्स, द काउंटर पार्टी इनकैपेसिटेड फॉर एंगेजिंग इन सच ए डील रिजल्टिंग इन नॉन फेसिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या था, वो पार्टी इनकैपेसिटेटेड थी, मतलब वो एलिजिबल नहीं थी डील में आने के लिए, लेकिन डील में आ गई, और इसके कारण क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन इन्फोर्सिएबल होगा। नेक्स्ट, लीगल रिस्क ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस रिलेटेड रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस और ब्रीच ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। तो इस तरीके से आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मैनेजमेंट। तो जहाँ पे रिस्क आएगा वहाँ पे मैनेजमेंट की बात भी आएगी। तो हम मैनेज कैसे करें? सो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड गाइडलाइंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो किस तरीके से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? सो टू मैनेज द रिस्क इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, या रिस्क को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। सो सम रिस्क लाइक एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एटसेट्रा आर easy to be quantified, while some other risk like country risk, operational risk, legal cannot be mathematically quantified। अब जैसे एक्सचेंज रिस्क है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि किस रीजन से हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको हम मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एंड कैन ओनली बी क्वालिटेटिवली कंपेयर्ड एंड मेजर। और वो क्या होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्योंकि अगर सोवरेन रिस्क कब होगा, कंट्री रिस्क कब होगा, लीगल रिस्क कब होगा, जहाँ पे क्या होगा, आपकी इरिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में। So some risk like gap risk in foreign exchange operations can be measured by using modern mathematical and statistical tools like value at risk, etc. Since certain risk may not be avoided totally, its management would depend upon the expected rewards. Risk appetite is also profile of the risk portfolio held. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। So its management would depend upon the expected rewards, risk appetite, as also profile of the risk portfolio held. Again, the risk management process starts from the top. Risk management process क्या होता है, हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है, that is board of directors which should prescribe and approve a detailed policy for management of various risk being faced or expected to be faced by the bank। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो रिस्क उनको लगता है कि ये रिस्क बैंक के साथ आ सकता है, ये बैंक एसोसिएटेड हो सकती है, तो वो क्या करते हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, और उसको जो नीचे जो लोग बैठे हैं उनको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सरपास करते हैं। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज डायनेमिक एंड नीड्स टू रिमेन इन कांस्टेंट फोकस ऑफ द यूजर्स एज वेल एज टॉप मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, काफ़ी डायनेमिक होता है एंड नीड्स टू रिमेन इन कांस्टेंट फोकस, और इसको हमेशा क्या करना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए, जो काम कर रहा है वो भी और जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी। नेक्स्ट आपका गाइडलाइंस, द ब्रॉड पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटेशन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट वुड ऑल बी विद इन द ओवरऑल गाइडलाइंस। अब यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन लिया
जो बोर्ड है, जो टॉप मैनेजमेंट है, इन्होंने जो डिसीजन लिया, इनका डिसीजन का बेसिस क्या होगा? इनका डिसीजन का बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन गाइडलाइंस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट या फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज या डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इस पैरामीटर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? वो डिसीजंस ले रहे हैं। अब आरबीआई और फेडाई, दे हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। जो आरबीआई है और फेडाई है, उन्होंने क्या किया? गाइडलाइंस इशू किया है किसके लिए? फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए। कब? जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज से डील कर रहे हैं, विच इट सेल्फ लिमिट द रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशंस, जिससे बहुत सारे रिस्क क्या हो जाते हैं? वो मिटिगेट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा? जो बहुत सारे रिस्क हैं वो उस लेवल पे ही क्या हो जाएंगे? रिजॉल्व हो जाएंगे, उस लेवल पे ही ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, आरबीआई हैज इशूड इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस इन 2011 फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस विच कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशन। तो आरबीआई क्या करती है? आईसीजी मीन्स इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस। 2011 में इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू किया था। किसके लिए? जो फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये क्या कर रहे थे? काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे थे, जैसे डीलिंग रूम ऑपरेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीलर्स एंड ब्रोकर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रिस्क कंट्रोल गाइडलाइंस। Under ICG internal control guidelines, banks are required to put in place various dealing limits. तो बैंक को क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारे डीलिंग लिमिट्स को रखने पड़ते हैं फॉर देयर फॉरेक्स ऑपरेशंस। क्यों? ताकि रिस्क को हम मिटिगेट कर सकें। और ये जो टॉपिक मैं जो बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा रहते ही हैं। तो पहला समझते हैं ओवरनाइट लिमिट। जब हम ओवरनाइट लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन, पहले ओपन पोजीशन समझते हैं। ओपन पोजीशन का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक परचेज किया। जब हम स्टॉक परचेज करेंगे तो ये क्या है? ये ओपन पोजीशन हो गया। कब तक? जब तक हम इस डील को कंप्लीट नहीं कर देते हैं। हमने परचेज किया, हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमने इस स्टॉक को सोल्ड आउट कर लिया, तो ये क्या होगा? ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, क्योंकि एट द एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना बाय सेलिंग द शेयर। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया? ओपन पोजीशन। मतलब हमने क्या किया? शेयर को होल्ड करके रखा है। सो ओवरनाइट लिमिट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन और एक्सपोजर अ बैंक कैन कीप ओवरनाइट व्हेन मार्केट्स इन इट्स टाइम जोन आर क्लोज्ड। अब यहाँ पे ओवरनाइट लिमिट का मतलब क्या हुआ? कि जब टाइम जोन क्लोज हो चुके हैं तो ऐसा नहीं कि बैंक कुछ भी अपने पास रख सकती है, कुछ भी होल्ड कर सकती है। उसका एक ओपन पोजीशन अब यहाँ पे अगर हम रिलेट करें, मतलब एक कंट्री में क्या हो गया? ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या हुआ? वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को ओपन रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट है जो आरबीआई क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है फॉर ओवरनाइट। सेकेंड है डे लाइट। डे लाइट नाम ही है डे लाइट, मतलब आप पूरे जो दिन है आपका उसी टाइम में आप क्या करेंगे? अपने आप को अपने डील को अपने आप को क्या करेंगे? मतलब एक लिमिट के तहत ही क्या करेंगे? डीलिंग करेंगे। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन एक्सपोजर द बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बैंक उससे बियॉन्ड अपने आप को ओपन पोजीशन में नहीं रख सकती टू मीट कस्टमर नीड और फॉर ट्रेडिंग ऑपरेशंस, कस्टमर की नीड के लिए और ट्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट आपका गैप लिमिट, मैक्सिमम इंटर पीरियड और मंथ एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप। गैप लिमिट में क्या होगा? आपका इंटर पीरियड या मंथ क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट काउंटर पार्टी लिमिट। काउंटर पार्टी मतलब क्या हुआ? एक बैंक दूसरे पार्टी में के तहत कितना ज़्यादा अपने उसको एक्सपोज कर सकते हैं, मतलब कितना अमाउंट वो हेल्ड कर सकती है। सो मैक्सिमम अमाउंट दैट ए बैंक कैन एक्सपोज इटसेल्फ टू ए पर्टिकुलर काउंटर पार्टी। बैंक कितने अमाउंट तक खुद को एक्सपोज कर सकती है। नेक्स्ट आपका कंट्री रिस्क। अगेन मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन ए सिंगल कंट्री, कोई कंट्री अपना मैक्सिमम एक्सपोजर कितना रख सकती है।
डीलर लिमिट्स, डीलर लिमिट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीलर, मैक्सिमम अमाउंट डीलर कैन कीप एक्सपोजर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स, जितने भी ऑपरेटिंग आवर्स हैं उसके बीच में एक सर्टेन अमाउंट है जो डीलर क्या कर सकता है, रख सकता है। स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने कोई शेयर परचेज किया 600 रुपीज़ में, तो जब हमने शेयर 600 रुपीज़ में परचेज किया तो हम क्या देख रहे हैं कि शेयर का मार्केट का प्राइस जो वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, 600 से 580 आ गया, अगेन 570 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि, और हमें लग रहा है कि ये शेयर प्राइस अभी तुरंत राइज नहीं करेगा, ये क्या होगा, फॉल करेगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब एक लिमिट लगा दिया, उस लिमिट के बियॉन्ड क्या होगा, अगर रेट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो हम अपने लॉस को क्या करें, मिनिमाइज कर रहे हैं। सो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेट अगेंस्ट द पोजीशन हेल्ड सो एज टू ट्रिगर द लिमिट, और सेम मैक्सिमम लॉस लिमिट फॉर एडवर्स मोमेंट ऑफ रेट। तो इससे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को, अपने लॉस को कम कर रहे हैं। सेटलमेंट रिस्क, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एनी एंटिटी अप टू स्पॉट डेट एंड ऑल्सो ऑन फ्यूचर डेट। यहाँ पे क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एनी एंटिटी अप टू स्पॉट डेट, स्पॉट डेट तक कितना एक्सपोजर कोई फर्म या कंपनी रख सकती है, कोई एंटिटी रख सकती है ऑन अ एंड ऑल्सो ऑन अ फ्यूचर डेट। नेक्स्ट आपका डील साइज लिमिट, डील साइज लिमिट में क्या होगा, अगेन हाईएस्ट अमाउंट फॉर विच अ डील कैन बी एंटर्ड। यहाँ पे क्या हाईएस्ट अमाउंट है जिसके तहत हम डील कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम डील नहीं कर सकते हैं। सो दिस लिमिट, द लिमिट इज फिक्स टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन रिस्क ऑन लाइव। ये सब क्यों किया जाता है, ताकि ऑपरेशन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। Thus, while the RBI has prescribed broad macro guidelines on operations and risk management aspect of foreign exchange dealing room, detailed micro guidelines have been issued by FIDI। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि मैक्रो गाइडलाइंस कौन प्रिस्क्राइब कर रही है, आरबीआई, और माइक्रो गाइडलाइंस FIDI। तो यहाँ पे आपका इस तरीके का ऑप्शंस आ सकता है कि मैक्रो गाइडलाइंस जो है वो कौन मैनेज कर रही है, उसके गाइडलाइंस को कौन जारी कर रही है। ऑप्शन 4 दे सकते हैं आपको, तो इसका आंसर है आरबीआई, माइक्रो के लिए FIDI। नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका CCIL, CCIL मतलब हो गया CCIL conducts netted settlement for various segment of money and forex market। CCIL conduct netted settlement for various segment of money and forex market। CCIL क्या करती है, ये जो ट्रांजेक्शन्स जो लोग कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स लोग कर रहे हैं उसका क्या कर रही है, वो नेट सेटलमेंट कर रही है, किसमें, फॉर वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी एंड फॉरेक्स मार्केट। CCIL एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर पार्टी। ये इसका मतलब क्या हुआ, CCIL क्या कर रही है, एज एन इंटरमीडिएटरी काउंट कर रही है, इंटरमीडिएटरी काम कर रही है। सो इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल काउंटर पार्टी। और CCIL का फुल फॉर्म क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका है CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और क्या करिए, इट टेक्स ओवर द सेटलमेंट रिस्क, और ये क्या करती है, सेटलमेंट रिस्क को टेक ओवर करती है। फॉर विच इट क्रिएट्स अ लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए वो लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज अपना क्रिएट करती है, जिसको हम अदरवाइज क्या बोलते हैं, सेटलमेंट गारंटी फंड भी बोलते हैं। विच इज यूज टू कवर द आउटस्टैंडिंग ऑफ एनी पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, जिसको यूज़ करके कोई भी डिफ़ॉल्ट को क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। इसका मतलब CCIL का पर्पस क्या हो गया, सेटलमेंट करना। सो इट सेटल्स, CCIL सेटल्स ऑन नेटेड बेसिस लीडिंग टू ओनली वन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड INR फॉर वन बैंक। तो ये नेटेड बेसिस पर होती है, इसका मतलब एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो ये क्या करती है, एक बैंक के लिए करती है। द ओनली कंडीशन दैट बोथ द काउंटर पार्टी शुड बी मेंबर्स ऑफ CCIL इन रिलेटेड सेगमेंट। और
CCIL किसके लिए काम करेगी? जो उसके मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट, CCIL हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेटलमेंट डेली। CCIL के पास क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रांजेक्शन होता है जिसको डेली बेसिस पे क्या करती है, सेटल करती है। नेक्स्ट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इन रेपोज। और इसका पर्पस क्या है, ये क्या क्या सेटल करती है? ये इट सेटल्स इन रेपोज, CBLO, गिल्ट एंड इंटरबैंक फॉरेक्स डील्स। तो ये क्या करती है, इन चीज़ों में के डील को सेटल करती है। सो इट इज ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विच टेक्स ओवर द सेटलमेंट रिस्क ऑफ द बैंक्स। ये एक तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो क्या करती है, बैंक का सेटलमेंट रिस्क है उसको टेक ओवर करती है। एंड अंडरटेक्स सेटलमेंट इन वेस्ट ऑन नेट सेटल बेसिस। और इसको क्या करती है, वो सेटलमेंट करती है। नेक्स्ट, वाटर डेरिवेटिव्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बताया था। डेरिवेटिव क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वैल्यू डिराइव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ किससे, फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। द अंडरलाइन कैन बी, अब अंडरलाइन का मैंने जो एग्जांपल आपको मिल्क और कर्ड का दिया था, सो इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, लिटरली एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है। द डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट्स, the derivatives are derived from markets, products, risk or any underlying on which they are based. Derivatives have been in use for 100 of years. Derivative क्या है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर्स और ऑप्शंस व्हेन हाई सीज कार्गोज वर बाउट एंड सोल्ड इन फ्यूचर प्राइसेस। और ये कब से यूज हो रहा है, जब आपका फ्यूचर प्राइस पे क्या करते थे, हम डील करते थे कार्गो को जो सामान था उसको सेल और परचेज करने में। और राइस प्रोड्यूस सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी बाई जापानीज फार्मर्स। और क्या है, जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स के, जो फार्मर्स राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करते थे, प्रोडक्शन के साथ ही क्या करते थे, उसका डीलिंग कर लेते थे कि एट ए पर्टिकुलर प्राइस हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे ऑन ए फ्यूचर डेट। सो द फ्यूचर ट्रांजेक्शन वर देन डन इन वेरियस पॉकेट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरीज। द एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट कुड बी लिंक्ड टू और coincided with the collapse of Bretton Woods fixed exchange rate regime. $35 equal to 1 ounce of gold and a suspension of $US direct links to gold in 1970s. The delinking of $US to a fixed parity of gold affected volatility in exchange rate as also the interest rate. Next आपका in early 1970s the Chicago Mercantile Exchange into, अब वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, 1970s में। किसने इंट्रोड्यूस किया था, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या बोला था कि जब हम $US को डीलिंग कर रहे हैं किससे, गोल्ड के पैरामीटर से, तो इसके कारण क्या हुआ, आपका एक्सचेंज रेट में वोलेटिलिटी देखने को मिली और इंटरेस्ट रेट में भी। सो लेटर इन 1975 द फर्स्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, और 1975 में पहला इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सेवरल एक्सचेंजेस देन इंट्रोड्यूस एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। बाय 1983 द डेरिवेटिव मार्केट सॉ फर्दर ग्रोथ विद करेंसी ऑप्शंस ट्रेडेड इन फिलाडेल्फिया स्टॉक, और 1983 में फर्दर डेरिवेटिव मार्केट ग्रो किया और जो करेंसी ऑप्शंस हैं वो फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में भी होने लगे। So trading currency futures and options gave the world a whole new range of risk management techniques for managing exchange risk, which helped in growth of global trade, investment and cross-border remittances. So this was the time early 1980s when interest rate swaps were introduced. और 1980s में ही क्या हुआ था, आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का कंसेप्ट लाया गया था। इट हेल्प द borrower and lender to switch their borrowing lending from fixed to floating। जैसे मैंने आपको बताया था
कि स्वैप में हम क्या कर सकते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट से फ्लोटिंग में जा सकते हैं, अगेन फ्लोटिंग, एक फ्लोटिंग से दूसरे फ्लोटिंग में जा सकते हैं, और फ्लोटिंग से फिक्स्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ इन डेरिवेटिव मार्केट बाय इंक्रीज वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल एंड कमोडिटी एसेट ड्यूरिंग 1970s वेल स्टॉक्स इन 1970। तो मेन डेरिवेटिव मार्केट ग्रो करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी, जो किसके कारण राइज हुई थी, जो ऑयल स्टॉक्स 1971 था, और ये बहुत सारे आपका इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला था जिसमें, जिसको देखते हुए आपका डेरिवेटिव मार्केट क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ने लगी। एंड देयर आफ्टर द नीड टू इंसुलेट एक्सचेंज रेट फॉर इनकम इन डिफरेंट करेंसीज। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।